कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके पिछले भाग को सुनना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। आर्या ने अभय सिम्हा की तरफ देखा और फिर एक गहरी सांस ली। अभय सिम्हा ने कहा, मैं यहाँ पर तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए आया हूँ। तुम्हारी पार्टी ने बेस्ट ऑफिसर की मांग की थी, सो हियर आई एम योर सिक्योरिटी ऑफिसर। आर्य ने कहा, आई डोंट नीड वन। जिस इंसान की खुद की इतनी बड़ी एजेंसी हो सिक्योरिटी की, वो किसी और से सिक्योरिटी की मांग क्यों करेगा? आई डोंट नीड यू एट ऑल। अबू सिम्हा ने मुस्कुराकर कहा, तुम अपने पार्टी प्रेसिडेंट दादा साहब से बात क्यों नहीं कर लेती? उसके बाद जो भी डिसीजन लेना चाहो ले सकती हो। आर्य ने उसकी तरफ देखा और फिर दादा साहब को फोन मिलाया। दादा साहब ने फोन उठाया, एकदम से कहा, आर्या क्या हुआ बेटे, सब ठीक तो है ना? आर्य ने अभय सिम्हा की तरफ देखा और फिर कहा, दादा साहब आपने मेरे लिए सिक्योरिटी रिक्वेस्ट की थी। दादा साहब ने कहा, पार्टी की तरफ से ऑफिशियल रिक्वेस्ट गई है बेटे। राणा पर हुए हमले और बाकी सारी हालात को देखते हुए हमने फैसला किया था कि हम सरकारी सिक्योरिटी का इंतजाम करेंगे तुम्हारे लिए। आर्या ने कहा, पर दादा साहब हमारे पास ये सारी सिक्योरिटी है। दादा साहब ने कहा, है बेटे, पर ऑफिशियल सिक्योरिटी का अपना एक रुतबा होता है। आर्य ने कहा, उन्होंने अभय सिम्हा को भेजा है। दादा साहब की आवाज में हैरानी झलकी। अभय सिम्हा को? पर क्यों? तुम रुको, हम अभी कमिश्नर से बात करते हैं। आर्य ने एकदम से कहा, नहीं दादा साहब, रहने दीजिए, हम संभाल लेंगे। दादा साहब ने कहा, ठीक है बेटे, मगर कोई भी दिक्कत आए तो हमें बता देना। आर्य ने कहा, जी दादा साहब। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। अभय सिम्हा ने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था, आई एम हेयर टू प्रोटेक्ट यू। आर्य ने कहा, या फिर सही शब्दों में कहे तो तुम मुझ पर नजर रखने आए हो। अभय सिम्हा ने उसकी तरफ देखा तो आर्य ने कहा, पहले भी तुमने यही किया था और अब भी यही करने आए हो, नजर रखने। जिन्होंने तुम्हें भेजा है वो भी जानते हैं, तुम भी जानते हो और मैं भी अच्छी तरह से जानती हूँ, तो तुम यहाँ मुझे प्रोटेक्ट करने आए हो एंड ऑल। ये सब बकवास दोबारा मत करना मेरे सामने। अबू सिम्हा ने कहा, मुझे तुम पर नजर रखने का कोई शौक नहीं है। रही बात पहले की, तो पहले की बात और थी। पहले मैं राणा साहब के लिए आया था और अब मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। आर्या कुछ कहती उससे पहले ही वरिष्ठ और वशिष्ठ वहां आ गए। वरिष्ठ ने अबू सिम्हा की तरफ देखा और फिर कहा, डैम, मुझे जब पता चला कि तुम यहाँ पर आए हो तो एक बार के लिए मुझे लगा कि बाहर लोगों को गलतफहमी हुई है, पर तुम तो सच में बड़े बेशर्म किस्म के इंसान निकले। वशिष्ठ ने अभय सिम्हा को घूरते हुए कहा, तुम यहाँ पर करने क्या आए हो? चैन नहीं है तुम्हें अपनी जिंदगी में? इतना कहकर उसने आर्या की तरफ देखा और फिर कहा, तूने इसे धक्के मारकर क्यों नहीं निकाला? आर्या ने उसकी तरफ पेपर बढ़ा दिया। वशिष्ठ ने हैरानी से पेपर लिया और पढ़ने लगा। वरिष्ठ ने कहा, क्या लिखा है? वशिष्ठ ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, यही होना बाकी था आप। वरिष्ठ ने चिढ़कर कहा, इधर दिखा, क्या है ये? वरिष्ठ ने पेपर देखा और फिर कहा, व्हाट द? तूने दादा साहब से बात नहीं की? हमारे पास खुद की सिक्योरिटी एजेंसी है, हमें इस गोलगट्टे की जरूरत नहीं है। अब सीमा ने उसे घूर कर देखा। आर्य ने गहरी सांस ली फिर कहा, रिलैक्स गाइस, जस्ट इग्नोर हिम। हम अपना काम करेंगे, इसको करने दो जो ये करने आया है। इतना कहकर वो काफी देर से चुप खड़ी आदित्य से कहा, आज का शेड्यूल क्या है? आदित्य ने अबू सिम्हा की तरफ देखा और फिर कहा, कपूर एंड सन्स के साथ मीटिंग है उनके ऑफिस में आज 12 बजे। सत्येंद्र सर वहाँ ऑलरेडी होंगे। आर्य ने घड़ी देखते हुए कहा, 10 बज रहे हैं, मैं साइड देख जाती हूँ, वहाँ से सीधा मीटिंग में चली जाऊंगी। वरिष्ठ वशिष्ठ, तुम अगले प्रोजेक्ट का बजट बना लेना आज। आदित्य, चाहल होटल की प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाकर मुझे मेल कर देना। उन तीनों ने सिर हिला दिया। आर्या उठ खड़ी हुई और उसने अपना ब्लेजर पहना, फिर फाइल उठाकर बाहर निकल गई। अबू सिम्हा ने वरिष्ठ और वशिष्ठ की तरफ नजर डाली और आर्या के पीछे चला गया। उसके जाते ही वरिष्ठ ने कहा, अगर मेरा वश चलता तो मैं इसका मुंह तोड़ देता। वशिष्ठ ने कहा, वो भी दिन आएगा मेरे भाई, बस हमें कुछ दिन सब्र रखना होगा। जो हम कर रहे हैं उसके लिए हमारा चुप रहना ही बेहतर है। आदित्य ने कहा, आर्या ने वैसे भी सबसे कहा है, सब्र रखना पड़ेगा अगर हमें सब पहले जैसा करना है तो। वशिष्ठ ने कहा, ये अभय सिम्हा, आर्या आप सब कैसे करेगी अगर ये आसपास रहेगा तो?
बस इसने सिर हिला दिया। आर्या तेजी से बाहर की तरफ जा रही थी। अभय सिम्हा उसके पीछे था। सब उनकी तरफ देख रहे थे। वो लोग बाहर के गेट के पास पहुंचे ही थे कि सामने से अधिराज आ गया। अभय सिम्हा उसको देखकर चौंका। अधिराज भी उसे देखकर हैरान हुआ। आर्या ने उसे देखा और फिर कहा, तुम यहाँ पर? अधिराज ने अभय सिम्हा की तरफ देखा, फिर आर्या की तरफ देखकर कहा, हाँ, बात करनी थी तुमसे कुछ, पर लगता है तुम कहीं जा रही हो। आर्या ने कहा, जा तो रही थी, पर अगर तुम आ गए हो तो हम बात कर लेते हैं। वैसे भी मैं बस साइड पर ही जा रही थी। अधिराज ने कहा, ओके, कहीं बाहर चले या तुम्हारे ऑफिस में सही रहेगा। आर्या कुछ कहती इससे पहले अभय सिम्हा ने कहा, लगता है काफी अच्छा दोस्त बन गया है तुम्हारा अधिराज, वरना कुछ दिन पहले तो तुम इस पर कार चढ़ाने के लिए तैयार थी। आर्या उसकी तरफ पलटी और उसने कहा, कुछ दिन पहले मुझे गलत लोगों पर भरोसा था, अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं और तुम एक सिक्योरिटी ऑफिसर हो, वही बनकर रहो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अधिराज ने हैरानी से कहा, सिक्योरिटी ऑफिसर? ये? अबू सिम्हा ने कहा, क्यों, तुम्हें कोई दिक्कत? अधिराज ने एक कदम आगे बढ़ाया और कहा, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पिछली बार तुम आए थे तो आर्या ने अपनी लाइफ का सबसे बुरा टाइम देखा। हर जगह उसे धोखा मिला। अपने बाबा को उसने ऑलमोस्ट खो दिया है। उसके बड़े भाई ने उन लोगों के बीच रास्ते में छोड़ दिया, और अब तुम फिर से वापस आ गए हो उसकी जिंदगी में। अबू सिम्हा ने कहा, तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही है उसकी? अधिराज ने मुस्कुराकर कहा, होगी क्यों नहीं, बचपन का प्यार है मेरा। अबू सिम्हा ने उसे घूर कर देखा। आर्या उन दोनों के बीच आ गई। उसने कहा, एनफ, बोथ ऑफ यू। दोनों पीछे हट गए। आर्या ने अधिराज से कहा, हम टेरेस पर चलते हैं, वहां पर हमें तंग करने वाला कोई नहीं होगा। अधिराज ने सिर हिलाया। वो लोग टेरेस पर जाने लगे। अबू सिम्हा उनके पीछे जाने लगा कि आर्या ने कहा, तुम्हें हमारे पीछे आने की जरूरत नहीं है, ये मेरा ऑफिस है, यहाँ पर कुछ नहीं होगा मुझे। अबू सिम्हा ने कहा, तुम अधिराज के साथ हो, ही इज द डेंजरस वन। आर्या ने उसकी तरफ देखा और फिर चिढ़ कर कहा, तुम कब जा रहे हो? अबू सिम्हा ने हैरानी से देखा, फिर कहा, कहाँ? आर्या ने कहा, भाड़ में। और इतना कहकर वो चली गई। अधिराज भी उसके साथ चला गया। अबू सिम्हा ने एक गहरी सांस ली और खुद से कहने लगा, ये अधिराज, इसके इरादे सच में मुझे ठीक नहीं लग रहे, पर इस जिद की नानी आर्या को कौन समझाए। उसने कमर पर हाथ रख लिए और इधर उधर देखने लगा। अधिराज और आर्या टेरेस पर पहुंचे। अधिराज ने हाँफते हुए कहा, भाई यू हेट एलिवेटर, स्टेज चढ़ते हुए जान निकल गई मेरी। आर्या मुस्कुराई। फिर उसने कहा, अबू सिम्हा ने तुम्हें यहाँ देख लिया, तुम्हारे पापा तक बात पहुँच सकती है। अधिराज ने मुस्कुरा कर कहा, डोंट वरी, उसका भी मैं इंतजाम कर चुका हूँ। आर्या ने उसकी तरफ देखा तो अधिराज ने कहा, मेरे पापा को लगता है कि मैं तुम्हारा भरोसा जीतने के लिए तुमसे दोस्ती कर रहा हूँ, ताकि वक्त पड़ने पर मैं तुम्हें चीट कर सकूं और उनका सपना पूरा कर सकूं। कल रात जब मैं घर गया तो यही सब मैंने अपने पापा से कहा और उन्होंने मेरा भरोसा भी कर लिया। सो अब मैं तुमसे बिना किसी डर के मिल सकता हूँ। आर्य ने कहा, तुम अपने पापा के खिलाफ जाकर हमारा साथ दे रहे हो अधिराज? इतनी हिम्मत किसी में नहीं होती है। अधिराज ने कहा, मैं वही कर रहा हूँ जो एक अच्छे बेटे को करना चाहिए। मैं बस अपने पापा को और नीचे गिरने से रोक रहा हूँ। बहुत क्राइम कर लिए उन्होंने, अब बस हुआ। आर्या ने कहा, तुम कोई जरूरी बात करने आए थे ना, क्या बात थी? अधिराज ने कहा, मैंने अनिकेत दादा पर नजर रखना शुरू किया है, मुझे कुछ बातें पता चली हैं। आर्या ने उसकी तरफ हैरानी से देखा। अब वो सिंधा नीचे बैठ कर रहा था। तभी उसने अधिराज और आर्या को आते देखा। वो लोग गेट के पास आकर रुक गए। अधिराज ने कहा, जब भी जरूरत हो कॉल कर लेना, जो मैं कर सकूंगा वो जरूर करूंगा। आर्य ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। अधिराज ने कहा, मैं चलता हूँ, अब टेक केयर। इतना कहकर वो चला गया। अबू सिम्हा ने उसकी आवाज़ की नकल उतारते हुए कहा, टेक केयर, बड़ा आया। आर्य ने उसकी तरफ देखा और फिर वो एक गहरी सांस लेकर बाहर चली गई। अबू सिम्हा ने उसे जाते हुए देखा और वो भी उसके पीछे चला गया। कार में अबू सिम्हा ने कहा, तुम्हें अधिराज पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। आर्य ने उसकी तरफ देखा। अबू सिम्हा ने कहा, वो सरकार का बेटा है, शायद तुम्हें नहीं पता, पर मैं बता दूं कि सरकार ने तुम्हारे डैड के खिलाफ हमारी सबसे ज़्यादा मदद की थी, तुम कुछ नहीं जानती। और आर्य ने उसे टोकते हुए कहा, अबू सिम्हा। अबू सिम्हा ने उसकी तरफ देखा तो आर्य ने कहा, जितना मैं जानती हूँ उतना तुम में से कोई भी नहीं जानता, ना तुम, ना अधिराज, ना सरकार और ना कोई। मुझे पता है कि मुझे किस पर भरोसा करना चाहिए। अबू सिम्हा ने उसकी तरफ मुड़ते हुए कहा, मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि। आर्य ने उसे फिर से टोकते हुए कहा,
तुम भी नहीं जानते थे कि मेरे डैड पर मंदिर में हमला होने वाला है, ना ही ये प्लान में था तुम लोगों के कि मेरे डैड पर हमला होगा। अब सिम्बा ने उसकी तरफ हैरानी से देखा। आर्य ने कहा, जिस दिन हमला हुआ उससे पहले ही तुम्हारे बड़े भाई का फ़ोन आया था कि तुम्हारा मिशन ख़त्म हुआ और तुम्हें उसी वक्त वापस बुला लिया गया था। इनफैक्ट तुम आज तक नहीं जानते कि हमला किसने और क्यों किया था। अब सिम्बा एक पल के लिए उसे देखता रह गया। फिर उसने कहा, तुम ये सब कैसे, आखिर कैसे जानती हो तुम? आर्य ने कहा, मैंने कहा ना, मैं वो जानती हूँ जो तुम में से कोई नहीं जानता। तो मुझे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। मुझे पता है कि कौन मेरे साथ है और कौन नहीं। अब चुपचाप आगे देखो। अब वो सिम्बा चुप होकर आगे देखने लगा। थोड़ी देर बाद कार कपूर एंड सन्स के ऑफिस के बाहर पहुंच गई। दोनों कार से निकले और अंदर जाने लगे। तभी अबो सिम्बा का फ़ोन बजा। उसने देखा तो आदिविक उसे फ़ोन कर रहा था। आर्य ने उसकी तरफ देखा तो अबो सिम्बा ने कहा, एडविन भाई का फ़ोन है। आर्य ने कहा, मैंने कुछ पूछा? अबो सिम्बा ने गहरी सांस ली और कहा, यहाँ वेट करो, मैं 2 मिनट में कॉल पिक करके आता हूँ। इतना कहकर वो दूसरी तरफ चला गया। आर्य ने उसे जाते हुए देखा, फिर कहा, वेट एंड फॉर यू इन योर ड्रीम्स। इतना कहकर वो अंदर की तरफ चली गई। उसने अंदर जाकर एलिवेटर की तरफ देखा और फिर एक गहरी सांस लेकर स्टेयर्स की तरफ बढ़ गई। वो आगे बढ़ी ही थी कि एलिवेटर के पास चीख पुकार मच गई। आर्य ने पलट कर देखा तो लोग वहाँ चीख रहे थे। एलिवेटर का दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था। आर्या वहाँ पहुँच कर देखने लगी। एलिवेटर का दरवाज़ा पूरा नहीं खुला था, दरवाज़ा हल्का सा खुला था। आर्या ने अंदर देखा तो एलिवेटर की कंट्रोल रूम टूट चुकी थी और एलिवेटर दरवाजे के पास जाकर रुकने की बजाय नीचे जाकर रुकी हुई थी। अंदर एक आदमी पड़ा हुआ था और एलिवेटर का हीटर टूटने की वजह से वो घायल था। आर्या ने नीचे देखा और एलिवेटर के दरवाजे के पास बैठ गई। उसने दरवाजे की तरफ देखा तो वो उतना तो खुल ही गया था कि आर्या जितना पतला इंसान एलिवेटर में जा सकता था। अब वो सिम्बा ने बाहर से आवाज़ सुनी और उसने मुड़कर देखा। आर्या वहाँ कहीं नहीं थी। शिट! इतना कहकर अबो सिम्बा ने फ़ोन पटका और अंदर की तरफ भागा। अंदर सब एलिवेटर के पास खड़े थे। अबो सिम्बा ने एलिवेटर के दरवाजे की तरफ देखा जो हल्का सा खुला हुआ था। सब दरवाजे से नीचे की तरफ देख रहे थे, मतलब एलिवेटर दरवाजे से नीचे जाकर रुक गई है। अबो सिम्बा आगे बढ़ा ही था कि उसने आर्या को उस तरफ जाते देखा। वो उसे रोकने के लिए आगे बढ़ा ही था कि आर्या एलिवेटर के दरवाजे के पास बैठी और नीचे एलिवेटर में कूद गई। अबो सिम्बा चिल्लाया, आर्या! अबो सिम्बा एलिवेटर के पास गया तो आर्या एलिवेटर के अंदर थी। एलिवेटर हिल रही थी। अंदर एक आदमी बुरी तरह से घायल होकर पड़ा था। अबो सिम्बा ने कहा, आर्या! आर्या ने ऊपर की तरफ देखा तो अबो सिम्बा एलिवेटर के दरवाजे के पास बैठ गया। आर्या ने एकदम से कहा, डोंट! अबो सिम्बा रुक गया। आर्य ने कहा, एलिवेटर हिल रही है, अगर तुम भी अंदर आए तो दूसरी रोप भी टूट जाएगी, सो जस्ट डोंट डू एनी स्टूपिडी। अब सिम्बा ने सिर हिला दिया। उसने इधर उधर देखा तो सिक्योरिटी गार्ड वहीं खड़े हो गए थे। उसने कहा, तुम लोग यहाँ पर बुत बनकर क्यों खड़े हो? कॉल द मैकेनिक, गॉड डैम इट। एक सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, हमने फ़ोन कर दिया है सर, वो 10 मिनट में यहाँ पर होगा। सब डरे हुए थे। आर्या उस आदमी के पास बैठ गई। उस आदमी को सिर पर चोट लगी हुई थी और पेट से भी खून बह रहा था। तभी वहाँ सत्येंद्र और मिस्टर कपूर भी आ पहुँचे। सत्येंद्र ने अबो सिम्बा को देखा तो वो चौंक उठा। वो एलिवेटर के पास पहुँच गए तो सब उनको देखकर पीछे हट गए। सत्येंद्र ने आर्या को एलिवेटर के अंदर देखा तो वो चौंक उठा। उसने एकदम से कहा, आर्या! आर्या ने ऊपर देखा और उसने कहा, सत्येंद्र अंकल। सत्येंद्र ने उसे हाथ दिया और कहा, ऊपर आओ। आर्या, जल्दी मेरा हाथ पकड़ो। आर्य ने कहा, मैं ठीक हूँ अंकल, आप प्लीज़ पीछे रहिए वरना आप नीचे गिर जाएंगे। सत्येंद्र ने गुस्से में कहा, तुम ठीक नहीं हो, ऊपर आओ तुम। आर्य ने कहा, अंकल मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। इतना कहकर वो उस आदमी के पास बैठ गई और उसने अपनी 2 उंगलियां उस आदमी की गर्दन पर रख दी। वह आदमी अभी जिंदा था। सत्येंद्र ने अबो सिम्बा को कॉलर से पकड़ लिया और फिर कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और आर्या एलिवेटर में कैसे गई? वो कभी एलिवेटर यूज़ नहीं करती थी, फिर वहाँ कैसे गई? अब वो सिम्बा ने खुद को छुड़ाया और उसने कहा, वो खुद उस आदमी को बचाने के लिए अंदर कूद गई। एलिवेटर टूट सकता है ये जानते हुए भी आप मुझ पर क्यों भड़क रहे हैं? मैं वैसे भी यहाँ पर उसका सिक्योरिटी ऑफिसर बनकर आया हूँ। सत्य ने कहा, अगर तुम उसके सिक्योरिटी ऑफिसर हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि आर्या एलिवेटर के अंदर क्यों नहीं जाती है और क्यों वहाँ उसका रहना खतरा है उसके लिए। इतना कहकर वो सिक्योरिटी गार्ड की तरफ मुड़ा और उसने कहा, मैकेनिक को जल्द से जल्द आने को कहो। सिक्योरिटी गार्ड ने सिर हिलाया और बाहर की तरफ भाग गया। मिस्टर कपूर ने कहा, मिस्टर सत्येंद्र आप फिक्र मत करिए,
कुछ नहीं होगा आर्या को, एलिवेटर ब्लॉक नहीं होगा, सत्येंद्र ने कहा। पर आर्या ज़्यादा देर तक एलिवेटर में रही तो उसे खतरा है। मिस्टर कपूर, सी हैज़ अ फोबिया। अब वो सिम्बा चौंक उठा और उसने एलिवेटर के अंदर देखा तो आर्या नीचे बैठी हुई थी। आर्या ने उस आदमी के सिर की तरफ देखा जिससे खून बह रहा था। आर्या ने कुछ कहने के लिए सिर उठाया ही था कि उसकी नज़र एलिवेटर की दीवारों की तरफ गई और उसका सिर घूम गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो एकदम से दीवार के साथ टिक कर बैठ गई। उसके कानों में चीखें गूंजने लगी। उसने सिर झुकाया और अपने दोनों हाथों से अपने कानों को कसकर बंद कर लिया। ऊपर खड़े सभी लोग और ज़्यादा घबरा गए। अब वो सिम्बा ने आर्या की तरफ देखा। उसने कहा, आर्या, 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 क्या हुआ तुम्हें? आर्या, तुम ठीक हो? आंसर मी डैम इट। आर्या, सत्य ने कहा, मैंने इसीलिए कहा था कि उसे खतरा है। इतना कहकर वो दरवाजे के पास बैठ गया। उसने कहा, आर्या, आर्या बेटे, मेरी तरफ देखो। आर्या। आर्या अपने कानों को बंद करके बैठी हुई थी। उसे किसी की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। मिस्टर कपूर ने चिल्लाकर कहा, कॉल द मैकेनिक राइट नाउ, वी हैव एन इमरजेंसी। उधर आर्या कुछ महसूस नहीं कर पा रही थी। उसे लग रहा था कि जैसे सब घूम रहा है। उसके कानों में चीखें गूंज रही थी। आर्या को ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी कार में है और कार फुल स्पीड में भाग रही है। आर्या ने अपनी आंखें कसकर बंद कर रखी थी। अब वो सिम्बा और सत्येंद्र उसे ऊपर से आवाज़ दे रहे थे, पर मानो जैसे वो सुन्न पड़ गई थी। आर्या को तभी आई साहब की आवाज़ सुनाई थी। उसकी आंखें बंद थीं, पर उसे आई साहब सामने दिखी। आई साहब ने उसे देखा और फिर कहा, आर्या, तुम्हें उठना चाहिए। तुम मेरी बेटी हो, तुम डर नहीं सकती। तुम्हें खुद को बचाना होगा। आंखें खोलो और अपने डर का सामना करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी आई साहब तुम्हारे साथ हैं। आर्या, उठो बेटे, आंखें खोलो। आर्या ने आंखें नहीं खोली और सिर ना में हिला दिया। आई साहब ने चिल्लाकर कहा, मैंने कहा उठो आर्या, उठो और आंखें खोलो अपनी, तुम्हें लड़ना होगा। आर्या ने एकदम से आंखें खोल दी। उसे चीखों की जगह अब वो सिम्बा और सत्येंद्र की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसने अपने हाथों को अपने कानों में से हटाया और अपने सिर को झटका। उसने एक गहरी सांस ली, फिर खुद से कहा, आर्या, गेट अप, पुल योर सेल्फ टुगेदर एंड गेट अप। इतना कहकर उसने अपना हाथ दीवार पर रखा और उसका सहारा लेकर वो खड़ी हो गई। उसने ऊपर की तरफ देखा तो अभो, सिम्बा और सत्येंद्र उसकी तरफ देख रहे थे। उसने कहा, फर्स्ट एड बॉक्स जल्दी लाइए। इतना कहकर उस आदमी के पास फिर से बैठ गई। उसकी नज़र साथ में पड़े बैग पर गई तो उस बैग से सामान निकला हुआ था। बैग से कुछ दूरी पर एक शराब की बोतल पड़ी हुई थी। आर्या ने खुद से कहा, इस आदमी को पहले से ही पता था कि इसे लगने वाली है। सारा अरेंजमेंट करके रखा था। इतना कहकर उसने बोतल उठाई और उसे खोल दिया। आधी बोतल उसने सिर पर लगे जख्म पर उड़ेल दी और बाकी पेट पर हुए जख्म पर। वो आदमी हिलने लगा। आर्या ने कहा, इसे सैनिटाइजर करना कहते हैं। डोंट मूव। एक लड़की बॉक्स ले आई। आर्या ने वो बॉक्स लिया। उसने जैसे ही बॉक्स खोला तो उसमें बैंडेज थी। उसने गहरी सांस ली और ऊपर की तरफ देखा। उसने लड़की से कहा, अपना स्कार्फ दो। लड़की ने उसकी तरफ हैरानी से देखा। बिना कुछ कहे स्कार्फ नीचे फेंक दिया। आर्या ने स्कार्फ लिया और नीचे बैठ गई। उसका सिर फिर से घूमा, पर उसने अपना सिर झटक दिया। उसने स्कार्फ को उस आदमी के पेट पर बांध दिया, फिर जेब से अपना रुमाल निकाला और उसके सिर पर बांध दिया कसकर। उस आदमी को जरा सा होश आया। उसने आर्या की तरफ देखा। उसने अपना हाथ बढ़ाया और आर्या के चेहरे पर रखकर उसने कहा, प्लीज़ सेव मी। आर्या ने उसका हाथ पकड़कर कहा, आपको कुछ नहीं होगा सर, डोंट वरी। तभी ऊपर मैकेनिक आ गया। मिस्टर कपूर ने उसे सिक्योरिटी ऑफिसर के साथ एलिवेटर कंट्रोल रूम में भेज दिया। वो उस तरफ भाग गए। अब वो सिम्बा ने अपने हाथों को कसकर मुट्ठी बनाई हुई थी। आर्या उस आदमी की तरफ देख रही थी। आर्या के कपड़े, चेहरा और गर्दन सब खून से सना हुआ था। उस आदमी ने कुछ कहा पर आर्या सुन नहीं पाई। उसने अपना चेहरा उस आदमी के नज़दीक किया तो वो कह रहा था, ठंड, ठंड है। आर्या ने कहा, आपको ठंड लग रही है? आर्या ने उसकी बॉडी की तरफ देखा तो उसकी सारी बॉडी कांप रही थी। आर्या ने कुछ सोचा तो उसकी नज़र अपनी जैकेट पर गई। उसे पहली बार अपने ओवरसाइज क्लॉथ पहनने पर गर्व महसूस हुआ। उसने एकदम से जैकेट खोली और उस आदमी को पहना दी। तभी एलिवेटर को झटका लगा और एलिवेटर धीरे से ऊपर जाने लगी। शायद मैकेनिक ने काम कर दिया था। अब वो सिम्बा और बाकी सब ने राहत की सांस ली। आर्या ने गहरी सांस ली, पर तभी उसे एक जोर का झटका लगा और एलिवेटर डबल स्पीड से नीचे गिरने लगी। अब वो सिम्बा आगे बढ़ा और चिल्लाया, आर्या। अगर उसे पकड़ा ना होता लोगों ने तो वो एलिवेटर में कूद चुका होता। एलिवेटर और नीचे जाकर झटके से रुक गई। आर्या ने ऊपर की तरफ देखा तो हीटर का बाकी बचा हिस्सा उस आदमी के ऊपर गिरने वाला था।
इससे पहले कि वह आदमी नीचे गिरता, आर्या ने उस आदमी को कवर कर लिया। आदमी बार बार अबू सिम्बा को फ़ोन करने की कोशिश कर रहा था। बेल जा तो रही थी पर वो उठा नहीं रहा था। एडविक परेशान होकर चहलकदमी कर रहा था। प्रथम वहाँ आया तो उसने एडविक को परेशान देखा। प्रथम ने कहा, क्या हुआ तुझे, इतना परेशान क्यों है? एडविक ने कहा, अबू सिम्बा को कब से मैं फ़ोन कर रहा हूँ पर वो फ़ोन नहीं उठा रहा है। बेल जा रही है पर वो फ़ोन नहीं उठा रहा। प्रथम ने कहा, वो आज एसआर सिक्योरिटी जाने वाला था ना, आर्या का सिक्योरिटी ऑफिसर बनकर गया था। एडविक ने कहा, हाँ, वो आर्या के साथ कपूर प्राइवेट लिमिटेड गया था। मैंने उसे फ़ोन किया था, तभी पीछे शोर हुआ और फ़ोन कट गया। तब से मैं उसे फ़ोन कर रहा हूँ पर वो उठा नहीं रहा है। प्रथम के चेहरे पर भी परेशानी झलक आई। उसने एडविक से कहा, हमें वहाँ चलना चाहिए, मुझे कुछ सही फीलिंग नहीं आ रही है। एडविक ने सिर हिलाया और वो दोनों बाहर जाने लगे। तभी कमिश्नर साहब अंदर आए, उनके साथ मित्तल भी था। कमिश्नर ने उन दोनों की तरफ देखा तो उन्होंने कहा, तुम दोनों कहीं जा रहे हो? उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। प्रथम ने कहा, पापा, वो अभय सिम्हा। कमिश्नर ने उसे टोका और कहा, हाँ, वो जहाँ कहीं भी है उसे कहो कि वो आज घर वापस आए। एडविक ने कहा, कुछ जरूरी बात थी क्या पापा? कमिश्नर ने उसे देखा और फिर कहा, हाँ, मैं चाहता हूँ कि एक बार वो मित्तल साहब से मिल ले, फिर हम बात आगे बढ़ाएं। प्रथम और एडविक चौंक उठे। प्रथम ने कहा, बात आगे बढ़ाएं मतलब पापा? मित्तल ने कहा, लगता है कमिश्नर साहब ने बताया नहीं तुम्हें। मैंने और तुम्हारे पापा ने मिलकर अभय सिम्हा और मेरी बेटी सोना का रिश्ता पक्का कर लिया है। प्रथम और एडविक हैरान हो गए। एलिवेटर नीचे जाकर रुक गई थी। हीटर का स्टैंड आर्या के कंधे पर गिरा हुआ था। उसके बाजू में चोट लग गई थी। उसने ऊपर देखा तो सत्येंद्र और अभय सिम्हा उसकी तरफ देख रहे थे। आर्या की नज़रें अभय सिम्हा की नज़रों से मिली। आर्या ने मन ही मन कहा, किसी ने ये जानबूझकर किया है। अभय सिम्हा ने उसकी तरफ देखा और कहा, डोंट वरी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। इतना कहकर उसने सिर हिला दिया और दूसरी तरफ चला गया। आर्या ने उस आदमी की तरफ देखा जो बेहोश हो चुका था। आर्या उसके पास बैठ गई। उसने उस आदमी की तरफ देखा और फिर कहा, तुम इतनी आसानी से नहीं मर सकते। 22 साल बाद तुम सामने आए हो। तुम मेरे बहुत से सवालों का जवाब हो। मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकती। अभय सिम्हा भागते हुए एलिवेटर कंट्रोल रूम के पास पहुंच गया। दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था। उसने अंदर देखा तो सिक्योरिटी गार्ड जमीन पर गिरा पड़ा था। मैकेनिक तारों के साथ कुछ कर रहा था और उसके ठीक सामने मास्क पहने हुए एक आदमी उस पर गन तान कर खड़ा था। अभय सिम्हा ने हल्के से दरवाज़ा खोला और इससे पहले कि वह आदमी अलर्ट होता, अभय सिम्हा ने एक जोरदार किक उसके हाथ पर दे मारी। उस आदमी के हाथ से गन छिटक कर दूर जा गिरी। अभय सिम्हा ने मैकेनिक से कहा, सेव देम, डू योर जॉब, इसे मैं देखता हूँ। मैकेनिक ने सिर हिला दिया। अभय सिम्हा ने उस आदमी की तरफ देखा। उस आदमी ने काले कपड़ों के ऊपर काली जैकेट पहन रखी थी, काले जूते, काले ग्लव्स और सिर पर उसने काली टोपी पहन रखी थी। उसकी बस आंखें दिख रही थी। अभय सिम्हा ने उसे घूरा फिर कहा, कौन हो तुम? उस आदमी ने अभय सिम्हा को घूर कर देखा। अभय सिम्हा ने कहा, कौन हो तुम? उस आदमी ने कुछ नहीं कहा और अभय सिम्हा पर हमला कर दिया। उसने अभय सिम्हा को पंच मारना चाहा पर अभय सिम्हा ने अपने बाजू से उसके हाथ को ब्लॉक कर दिया और उसके पेट में एक पंच दे मारा। वो आदमी हल्का सा हिल गया। अभय सिम्हा ने उसे जोरदार धक्का दिया। वो आदमी दीवार से जा गिरा। उसकी जेब से एक ब्रेसलेट गिर गया। अभय सिम्हा उसकी तरफ बढ़ा पर उस आदमी ने एक कुर्सी उठाकर अभय सिम्हा की तरफ दे मारी। अभय सिम्हा दूसरी तरफ हट गया और कुर्सी दूसरी तरफ जा गिरी। उन दोनों की फाइट में भी मैकेनिक अपने काम में लगा हुआ था। तभी सिक्योरिटी गार्ड को होश आया और वो उठ खड़ा हुआ। उसने देखा तो अभय सिम्हा और वो आदमी उलझे हुए थे। सिक्योरिटी गार्ड ने एकदम से सिक्योरिटी अलार्म बजा दिया। अभय सिम्हा और उस आदमी ने सिक्योरिटी गार्ड की तरफ देखा। उस आदमी ने जोरदार धक्का दिया और अभय सिम्हा सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर जा गिरा। वो आदमी बाहर भाग गया। अभय सिम्हा उठा और उसने सिक्योरिटी गार्ड से कहा, स्टे हियर, और वो भी बाहर भाग गया। जैसे ही वो बाहर आया तो वो आदमी गायब था। अभय सिम्हा ने इधर उधर देखा पर वो कहीं नहीं दिखा। तभी सामने से सिक्योरिटी गार्ड भागते हुए आए। अभय सिम्हा ने उनसे कहा, वो आदमी जो बाहर भागा था वो कहाँ पर है? सभी ने एक दूसरे की तरफ देखा। एक सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, बाहर तो कोई नहीं भागा सर। अभय सिम्हा ने अपनी कमर पर हाथ रखा। फिर उसने सिक्योरिटी गार्ड से कहा, अगर वो बाहर नहीं गया तो ढूंढो उसे, वो यहीं कहीं होगा। सब सिक्योरिटी गार्ड ने सिर हिलाया और वो इधर उधर भाग गए। अभय सिम्हा दोबारा एलिवेटर कंट्रोल रूम की तरफ गया।
उसने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, कौन था वो? सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, पता नहीं सर, हम दोनों यहाँ खड़े थे, वो पीछे से आया और उसने मेरे सिर पर मारा। अबू सिम्बा सोच में पड़ गया। तभी उसकी नज़र एक ब्रेसलेट पर पड़ी। उसने वो ब्रेसलेट उठाया तो उस पर एम का डिजाइन बना हुआ था। उसने उस ब्रेसलेट को उलट पुलट कर देखा पर और उस पर कुछ नहीं दिखा। उसने उस ब्रेसलेट को जेब में डाल दिया। तभी मैकेनिक ने कहा, वो जो भी कोई था उसी ने कंट्रोल रोप को काट दिया था और सिस्टम को ख़राब कर दिया था। तभी एलिवेटर हिल रही थी, पर अब मैंने ठीक कर दिया है सिस्टम। अब वो सिम्बा ने सिर हिलाया और एलिवेटर की तरफ भाग गया। वो नीचे भागा तो एलिवेटर ऊपर आ रही थी। एलिवेटर ऊपर आई तो सिक्योरिटी गार्ड अंदर गए और उन्होंने उस आदमी को बाहर निकाला। एम्बुलेंस पहले ही आ चुकी थी। आर्या भी अपनी बाजू पकड़कर बाहर आ गई। अबू सिम्बा उसके सामने खड़ा था। उसने अबू सिम्बा की तरफ देखा। अबू सिम्बा ने कहा, मैंने कहा था ना कि वेट करो मेरा, पर तू। उसके कहते कहते ही आर्या की आंखें घूमी। वो गिर जाती अगर अबू सिम्बा उसे संभाला नहीं होता। वो बेहोश होकर अबू सिम्बा की बाहों में झूल गई। वरिष्ठ और वशिष्ठ भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचे। सत्येंद्र जनरल वार्ड के बाहर खड़ा था। उसको देखते ही वो दोनों उसके पास पहुंच गए। वशिष्ठ ने कहा, अंकल, आर्या वो ठीक तो है ना? कहाँ है वो? सत्येंद्र ने कहा, आर्या ठीक है, उसे होश आ गया है। डॉक्टर ने कहा है कि स्ट्रेस की वजह से वो बेहोश हो गई थी, पर अब ठीक है, तुम लोग मिल सकते हो जाकर। दोनों भाई अंदर चले गए। अंदर अबू सिम्हा अपनी बाजू लपेटे हुए खड़ा था। आर्या अंदर बेड पर बैठी हुई थी। नर्स ने मेडिसिन की प्लेट उठाई और बाहर चली गई। वरिष्ठ और वशिष्ठ आर्या के पास चले गए। वशिष्ठ ने कहा, ठीक है तू? तभी उसकी नज़र आर्या के बाजू की तरफ गई जिस पर पट्टी बंधी हुई थी। वशिष्ठ ने कहा, ये पट्टी क्यों बांधी है तुझे? आर्या ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ा स्ट्रेस हो गया था, बाकी ठीक हूँ मैं। वरिष्ठ ने कहा, तुझे कहा किसने था कि तू जाकर उस एलिवेटर में कूदे? कुछ हो जाता तो? आर्य ने कहा, कुछ हुआ तो नहीं ना? डोंट वरी, आई एम फाइन गाइस। वशिष्ठ अबू सिम्बा की तरफ मुड़ा और उसने कहा, तुम तो सिक्योरिटी ऑफिसर बनकर आए थे, पहले ही दिन आर्या को हॉस्पिटल पहुंचा दिया तुमने। अबू सिम्बा ने कहा, तुम्हारी बहन किसी की सुनती है क्या? जब इसे खुद ही कुएं में जाकर कूदने की आदत है तो मैं क्या कर सकता हूँ? तीनों भाई बहनों में से कोई कुछ कहता इससे पहले ही उसका फ़ोन बजा। उसने फ़ोन की तरफ देखा तो अद्विक का फ़ोन था। उसने फ़ोन उठाया और हेलो कहते हुए बाहर चला गया। उसके जाते ही आर्य ने कहा, मलिक अंकल उस आदमी के साथ ही है ना? वरिश ने कहा, तेरा मैसेज मिलते ही मैंने उन्हें उस आदमी के पास भेज दिया था। वो ठीक है पर उसे होश नहीं आया है अभी। वशिष्ठ ने कहा, तूने उसे बचा लिया अपनी जान पर खेलकर, अब उसे सिक्योरिटी भी दे रही है। बड़ी सेंसिटिव हो गई है हमारी बहन लगता है। आर्य ने उसकी तरफ देखा और कहा, वो आदमी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए किसी ने उसे एलिवेटर में मारने की कोशिश की। पहले तो जब मैंने उसे देखा तो मुझे लगा कि मैंने उसे कहीं देखा है, पर अब जब मुझे पता है कि वो कौन है तो मुझे पक्का यकीन है कि उसे मारने की कोशिश की गई थी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो किसी के सामने ना आए फिलहाल। वरिष्ठ और वशिष्ठ ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। वरिष्ठ ने कहा, कौन है वो आदमी? आर्य ने अपना फ़ोन निकाल लिया और एक फ़ोटो निकालकर वरिष्ठ और वशिष्ठ की तरफ बढ़ा दिया। वरिष्ठ और वशिष्ठ फोटो देखते ही चौंक उठे। वरिष्ठ ने हैरानी से कहा, नो वे, ये तो आर्य ने सिर हिलाया और कहा, तभी उसे बचाना बहुत ज़रूरी हो गया था। वो हमारे बहुत से सवालों का जवाब है। वरिष्ठ ने कहा, पर जो इंसान 22 साल पहले मर चुका है वो अचानक से जिंदा होकर कैसे वापस आ सकता है? आर्य ने कहा, क्योंकि वो आदमी मरा ही नहीं था। वो कब से जिंदा था, बस हमारी आंखों से दूर था। तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। आर्या ने अपना फ़ोन एकदम से नीचे रख दिया। दरवाज़ा खुलते ही वो तीनों चौंक उठे। सामने अनिकेत खड़ा था। वरिष्ठ ने अनिकेत की तरफ देखा और फिर कहा, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अनिकेत ने उसकी तरफ देखा और फिर आर्या की तरफ बढ़ा। उसने आर्या के कंधे पर बंधी पट्टी की तरफ देखा और फिर उसने कहा, मैंने कहा था ना, खतरों से दूर रहना। तुम लोगों को समझ नहीं आता है क्या? किसी और को बचाने के लिए तुम एलिवेटर में कूद पड़े। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? वशिष्ठ ने अनिकेत से कहा, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, हमारी बहन का ख्याल रखने के लिए हम हैं। आप जाइए यहाँ से मिस्टर अनिकेत। भानुशाली। अनिकेत ने एक गहरी सांस ली और वशिष्ठ का कान पकड़ लिया। वशिष्ठ ने आंखें बंद करते हुए कहा, आ। अनिकेत ने कहा, फिर से ले जरा मेरा नाम ले, फिर बताऊंगा मैं तुझे। वशिष्ठ ने कहा, दादा दादा दुख रहा है दादा, सच में सॉरी सॉरी। अनिकेत ने उसका कान छोड़ दिया।
आर्या ने अनिकेत की तरफ देखा, फिर कहा, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था दादा। अगर किसी को भी खबर लगी तो सारा प्लान जाएगा हमारा। अनिकेत ने गहरी सांस ली और उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों के सामने वो नज़ारा घूम गया जब राणा साहब के हमले के बाद वो हॉस्पिटल पहुंचा था। आर्या उस वक्त अकेली थी। वरिष्ठ और वशिष्ठ नायक के अंतिम संस्कार की तैयारी के लिए गए हुए थे। अनिकेत ने आर्या की तरफ देखा, जो आईसीयू के बाहर बेंच पर अपने सिर पर हाथ रखकर बैठी हुई थी। अनिकेत उसके पास आकर बैठ गया और उसने आर्या के हाथों को पकड़ लिया। दोनों भाई बहन आईसीयू के बाहर खड़े थे। अनिकेत ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे और बाबा साहब को सब बता देना चाहिए था तुम्हें। अगर तुम्हें सब पता होता तो बाबा साहेब आज इस हालत में नहीं होते और नायक जिंदा होता। आर्य ने उसकी तरफ देखा तो अनिकेत ने कहा, तुम पर हुए हमले के बाद बाबा साहेब और मैंने अपनी जांच शुरू की। इसी बीच सरकार मुझे अप्रोच करने लगा। मेरे माँ बाबा की मौत का जिम्मेदार वो बाबा साहेब को करने में लगा हुआ था। जब ये बात बाबा साहेब को मैंने बताई तो बाबा साहेब ने मुझसे कहा था कि मैं सरकार की कंपनी का एक हिस्सा बन जाऊं। उस वक्त मुझे समझ नहीं आया कि बाबा साहेब क्या चाहते हैं, पर बाबा साहेब ने कहा कि उनके दुश्मन कुछ बड़ी चाल चल रहे हैं। आर्या ने कहा, आप लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया? अनिकेत ने कहा, बाबा साहेब नहीं चाहते थे कि तुम इन सब में पढ़ो। मैंने बाबा साहेब की बात मान ली और सरकार के पास चला गया। इसी बीच मुझे पता चला कि आहान सत्येंद्र अंकल का भांजा नहीं है। आर्या ने चौंक कर अनिकेत की तरफ देखा। अनिकेत ने कहा, हाँ, वो कमिश्नर राठौड़ का सबसे छोटा बेटा अभय सिम्हा है, जो एक सीक्रेट मिशन पर हमारे घर में घुसा है। मैंने बाबा साहब को इस बारे में भी बताया था, पर वो पता नहीं किस बात का वेट कर रहे थे। इस सब के पीछे कोई बॉस है जिसका ऑर्डर ये सब मान रहे हैं। नायक और बाबा साहब उसी के पीछे थे। आज जब मैंने उन्हें फ़ोन किया तो उन्होंने मुझसे कहा था कि आज सरकार के साथ मेरे आखिरी दिन है। पर आर्या चुप रही। अनिकेत ने कहा, मैं फ़िलहाल वापस आ गया हूँ। अब बाबा साहब के साथ जिस किसी ने ये सब किया है, ये जो कोई भी है बॉस, उन लोगों को हम नहीं छोड़ेंगे। आर्या ने कहा, नहीं, आप सरकार के पास वापस जाएंगे। अनिकेत ने उसकी तरफ हैरानी से देखा। आर्या उसकी तरफ मुड़ी और उसने कहा, जो चल रहा है वैसे चलने दीजिए दादा। ये लड़ाई हम इतनी आसानी से नहीं जीत सकते। इस वक्त सारी दुनिया हमारे खिलाफ है और हमें ये लड़ाई किसी भी तरीके से जीतनी पड़ेगी। बहुत से लोगों को हराना है और बहुत से लोगों का असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने लाना होगा, और इसके लिए आपको सरकार के साथ रहना होगा कुछ वक्त और। अनिकेत ने कहा, तुम करना क्या चाहती हो? आर्या ने कहा, बस उन लोगों को उनकी औकात दिखाना चाहती हूँ। आप बस वही करिए जो सरकार आपसे कह रहा है, बाकी मैं संभाल लूँगी। अनिकेत ने कहा, पर कंपनी? आर्या ने कहा, मैं हूँ ना दादा, मैं संभाल लूँगी सब कुछ। अनिकेत ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, ठीक है, जैसा तुम कहो, पर अगर जब भी मुझे लगा कि तुम्हारी जान को खतरा है कोई, मैं उसी वक्त वापस आ जाऊँगा। आर्या ने हाँ में सिर हिला दिया। अनिकेत वापस चला गया। अनिकेत यादों से बाहर आया। उसने कहा, मैंने कहा था ना, जिस दिन तुम्हें कुछ हुआ मैं वापस आ जाऊँगा। आर्या ने गहरी सांस ली और फिर कहा, दादा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बस हल्की सी चोट लगी है। वरिश ने कहा, हाँ दादा, वैसे भी घायल शेरनी और भी ज़्यादा खतरनाक होती है, और हम दोनों तो हैं ही हैं यहाँ पर। अनिकेत ने कहा, और तुम दोनों के होते हुए भी ये सब हो गया? फिर उसने आर्या की तरफ देखा और कहा, तुम उस एलिवेटर में कूदी क्यों? आर्या ने कहा, उसमें कोई ऐसा था जिसे बचाना बहुत ज़रूरी था। अनिकेत ने उसकी तरफ देखा तो आर्या ने वरिष्ठ को इशारा किया। वरिष्ठ ने फ़ोन अनिकेत की तरफ कर दिया। अनिकेत ने फ़ोन लिया और फोटो देखा। उसने चौंक कर उन तीनों की तरफ देखा। वरिष्ठ ने कहा, हमें भी सेम झटका लगा था। अनिकेत ने कहा, साला, सबके सब झूठ बोलते आए हैं आज तक, हमसे और बाबा साहेब पर। सब पर आंखें बंद करके भरोसा करते रहे। आर्य ने कहा, अब हमारी बारी है दादा, अब हम बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। वैसे वहाँ के क्या हालात हैं? अनिकेत ने मुस्कुराकर कहा, सरकार बहुत भरोसा करने लगा है। ऑफिस की सारी जिम्मेदारी उसने मुझे दे रखी है। जिस वक्त हमारा मेन प्लान एग्जीक्यूट होगा, सरकार के शेयर ज़मीन पर गिरे होंगे, उसकी कंपनी की कोई वैल्यू नहीं रह पाएगी। और उसके बाद, आर्य ने कहा, उसकी कंपनी को हम अपनी कंपनी में मर्ज कर लेंगे। अनिकेत ने कहा, अधिराज मेरे बारे में जानता है क्या? आर्य ने नाम में सिर हिलाया और कहा, अभी उस पर उतना भरोसा नहीं है हमें, इसलिए उसके सामने आप संभल कर रहिएगा। तभी दरवाजे की खुलने की आवाज़ आई और अधिराज अंदर आया।
वो चारों उसे देखकर चौंक उठे और वह हैरानी से अनिकेत की तरफ देखने लगा। वो चारों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। परेश ने एकदम से कहा, मिस्टर अनिकेत भानुशाली, हमने कहा ना, जाइए यहाँ से, हम अपनी बहन का ख्याल खुद रख सकते हैं। अनिकेत ने गहरी सांस ली और फिर कहा, मैं सिर्फ तुम लोगों को वार्न करने आया था कि तुम जो कर रहे हो वो सब करना बंद कर दो, वरना जो आज हुआ है वो कल भी हो सकता है। इससे पहले कि कोई कुछ कहता, अधिराज ने आगे बढ़कर कहा, अनिकेत, मैं तुम्हें अपनी डैड की वजह से झेलता हूँ, पर तुमने आर्या को कुछ भी बकवास दोबारा कहा तो मैं अपने डैड की भी नहीं सुनूंगा। अनिकेत ने कहा, क्या सरकार जानता है कि तुम क्या कर रहे हो? अधिराज ने कहा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि उन्हें पता है या नहीं, मैं तुम्हारी तरह उनके हुक्म का गुलाम नहीं हूँ, समझे तुम? अनिकेत कुछ कहता उससे पहले ही आर्या ने कहा, मिस्टर भानुशाली, आपको मेरी चिंता करने का नाटक करने की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ जाइए यहाँ से। अनिकेत ने उसकी तरफ देखा तो आर्या ने सिर हिला दिया। अनिकेत बाहर चला गया। बाहर अभो सिम्हा अद्विक से फ़ोन पर बात कर रहा था। अद्विक ने फ़ोन को स्पीकर पर डाला हुआ था और प्रथम और वो दोनों मिलकर अभो सिम्हा से बात कर रहे थे। अद्विक ने कहा, आर्या ठीक है अब? अभो सिम्हा ने कहा, हाँ, होश में आ गई है, उसके भाई उसके साथ हैं। अद्विक ने कहा, मानना पड़ेगा लड़की को, किसी और की जान बचाने के लिए खुद कूद गई। सी इज़ वेरी ब्रेव। अभो सिम्हा ने कहा, ब्रेव नहीं, बेवकूफ़ है, एक नंबर की, कुछ हो जाता तो? अद्विक ने कहा, तुझे बड़ी चिंता हो रही है? अभो सिम्हा ने कुछ नहीं कहा। प्रथम ने कहा, वो सब छोड़ो तुम दोनों। अभो, वो आदमी का कुछ पता चला? आर्या को बताया तूने उस बारे में? अभो सिम्हा ने कहा, नहीं, अभी नहीं, मैंने उस मैकेनिक और गार्ड को भी बोल दिया है कि इस बारे में किसी से कुछ ना कहे। उस आदमी के बारे में अगर आर्या को पता चला तो वो पता नहीं क्या करेगी। वैसे भी लोगों को मारना शौक है मैडम का। प्रथम ने कहा, तो हम कैसे ढूंढेंगे उसको? अभो सिम्हा ने कहा, मुझे एक ब्रेसलेट मिला है और ब्रेसलेट को देखकर लगता है कि कस्टम करवाया गया है उसे। जब आऊँगा तब दिखाऊंगा आपको। अद्विक ने कहा, आ कब रहा है तू? पापा भी पूछ रहे थे। अभो सिम्हा ने कहा, अभी तो नहीं आ पाऊँगा। क्यों, कुछ बात थी क्या? अद्विक ने कहा, हाँ, पापा ने। प्रथम ने उसे कोहनी मारकर टोक दिया। अद्विक ने प्रथम की तरफ देखा तो प्रथम ने सिर हिलाकर उसे मना कर दिया। अभो सिम्हा ने कहा, पापा ने क्या? प्रथम ने कहा, कुछ नहीं अभो, पापा ने फ़ोन किया होगा तुझे, लगा नहीं तो परेशान हो रहे थे, पर हम बता देंगे उन्हें कि तू ड्यूटी देने में बिजी है। अभो सिम्हा ने कहा, ठीक है, आप बता देना, अब मैं रखता हूँ, मुझे जाना है। इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया। फ़ोन कट होते ही अद्विक ने कहा, आपने बताने क्यों नहीं दिया मुझे छोटे को? प्रथम ने कहा, पागल है क्या तू? वो ऑलरेडी इतना परेशान है, जब घर आएगा वो तो आराम से बात करेंगे तब। प्रथम की बात सुनकर अद्विक ने सिर हिला दिया। अधिराज आर्या के पास बैठ गया और उसने कहा, मैंने सुना एलिवेटर में कूद गई तुम, किसी आदमी को बचाने के लिए? आर्या ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, कभी कभी पुण्य का काम भी कर लेना चाहिए। अधिराज ने भी मुस्कुराकर कहा, वो आदमी तुम जानती हो उसे? आर्या ने उसकी तरफ देखा तो अधिराज ने कहा, एलिवेटर में कदम तक ना रखने वाली लड़की एलिवेटर में कूद गई और अब उस लड़के की सारी सिक्योरिटी उस आदमी के कमरे के बाहर पहरा दे रही है। आर्या ने कुछ नहीं कहा और अधिराज की तरफ देखती रही। अधिराज ने कहा, चल क्या रहा आर्या, कौन है वो आदमी? आर्या ने गहरी सांस ली। आर्या अधिराज की तरफ देख रही थी। अधिराज ने मुस्कुराकर कहा, रहने दो, अगर तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं देना चाहती तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। तुमने उस आदमी को बचाया और अब उसे प्रोटेक्ट भी कर रही हो, तो इसका कोई ना कोई रीज़न तो बेशक होगा, पर अगर वो रीज़न तुम अपने तक ही रखना चाहती हो तो मैं तुमसे पूछूंगा भी नहीं। आर्या ने गहरी सांस ली और फिर कहा, अधिराज, ऐसा नहीं है कि हमें तुम पर भरोसा नहीं है, बट उस इंसान की आइडेंटिटी हम अभी एक्सपोज नहीं कर सकते। आई एम सॉरी। अधिराज ने उसका हाथ पकड़ा और फिर कहा, डोंट बी, आई नो कि अगर तुम कुछ नहीं कर रही हो तो बिना वजह नहीं है ये, सो आई कैन अंडरस्टैंड। आर्या मुस्कुराई। तभी दरवाज़ा खुला और अभो सिम्हा अंदर आया। उसने अधिराज को आर्या का हाथ पकड़े हुए देखा। उसने अधिराज की तरफ देखा। अधिराज भी अभो सिम्हा की तरफ देखने लगा। अभो सिम्हा ने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अधिराज ने एक गहरी सांस ली। उसने आर्या का हाथ छोड़ा और कहा, मैं अपने दोस्त से मिलने आया हूँ। एनी प्रॉब्लम? अभो सिम्हा ने अपनी कमर के ऊपर हाथ रखे और फिर अपनी बाईं तरफ देखने लगा। उसके बाद उसने अधिराज की तरफ देखा और कहा, मेरे ख्याल से तो तुम लोगों की फैमिली एक दूसरे के पक्के दुश्मन है। राणा साहब के खिलाफ तुम्हारे बाप ने बहुत मदद की है पुलिस की,
अधिराज मुस्कुरा दिया और उसने कहा, मेरे डैड ने जो किया सो किया, पर तुम्हारा बाप भी कुछ कम नहीं है। अंडरकवर मिशन तुम्हारे ही बाप ने चलवाया था राणा साहब के खिलाफ। इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है? अबू सिम्बा एक कदम आगे बढ़ा और उसने कहा, अपनी जुबान को लगाम दो अधिराज सरकार, वरना। अधिराज ने कहा, वरना? वरना क्या? क्या कर लोगे तुम? वो दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे कि तभी आर्या ने कहा, या स्टॉप इट बोथ ऑफ यू। दोनों ने आर्या की तरफ देखा। आर्या ने कहा, आई नीड रेस्ट। शायद तुम लोग भूल गए हो कि तुम लोग एक पेशेंट के रूम में हो, सो स्टॉप बीइंग अ चाइल्ड एंड लीव। अब सिम्हा ने अधिराज की तरफ देखा और फिर कहा, सुना नहीं? लीव। अधिराज ने अब सिम्हा से कहा, यू लीव फर्स्ट। आर्या ने गहरी सांस ली, फिर कहा, आइस दीज बॉयज आर बोथ ऑफ यू, गेट आउट राइट नाउ, इफेक्ट ऑल ऑफ यू, जस्ट लीव राइट नाउ। वशिष्ठ ने हैरानी से उसे देखा और फिर कहा, हम क्यों? हमने क्या किया है? हमें क्यों भगा रही हैं? आर्य ने कहा, क्योंकि मेरा सिर घूम रहा है। इससे पहले कि दिमाग भी घूम जाए, निकलो, सब के सब निकलो। चारों लड़कों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर बाहर आ गए। अधिराज अबू सिम्बा को घूरते हुए वरिष्ठ और वशिष्ठ के पास गया। उसने उन दोनों से कहा, आई डोंट ट्रस्ट हिम। यह अबू सिम्बा पिछली बार भी धोखा देकर गया था, इस बार मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, अगर इसने कुछ भी किया तो। वरिष्ठ ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, डोंट वरी अधिराज, जिन लोगों ने अपना असली रंग दिखाना था उन लोगों ने तो दिखा दिया, अब हमारी बारी है। अधिराज ने कहा, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि पापा के थ्रू मुझे उस बॉस के बारे में कुछ पता चल जाए। मेरे ख्याल से तो अनिकेत को भी इस बारे में कुछ पता नहीं है और पापा से मैं डायरेक्ट पूछ नहीं सकता, बट मेरी कोशिश पूरी है। वरिष्ठ और वशिष्ठ ने एक दूसरे की तरफ देखा। वशिष्ठ ने कहा, तुम्हें जो भी करना है बस संभल कर करना, खुद को खतरे में मत डाल लेना। अधिराज ने सिर हिलाया और कहा, आर्या का ख्याल रखना, मैं चलता हूँ, उससे दोबारा मिलने आऊँगा। इतना कहकर अधिराज चला गया। शाम को आर्या को डिस्चार्ज कर दिया गया। हालांकि डॉक्टर उसे कुछ और टाइम का ऑब्जर्वेशन में रखना चाहते थे, मगर आर्या की जिद की वजह से उन्हें उसे डिस्चार्ज करना पड़ा। अबू सिम्बा भी उनके साथ घर वापस आ गया। वो लोग अंदर आए। आर्या ने अबू सिम्बा की तरफ देखा और फिर कहा, तो तुम्हारा पक्का है कि तुम अपने घर नहीं जाओगे? अबू सिम्बा ने नाम में सिर हिला दिया और कहा, मेरी ड्यूटी 24 घंटे तुम्हारे साथ रहने की है। वशिष्ठ ने कहा, हमारे पास खुद के भी सिक्योरिटी गार्ड है। अबू सिम्हा ने कहा, वेल, मुझे जो ऑर्डर मिले हैं मैं उनके अगेंस्ट नहीं जा सकता। वशिष्ठ ने कुछ कहना चाहा, पर आर्या ने उसे रोकते हुए कहा, रहने दे वशिष्ठ, ये नहीं मानेगा। इतना कहकर उसने अबू सिम्हा की तरफ देखा और फिर कहा, तुम्हें पहले जो कमरा दिया गया था वो वैसा का वैसा ही है, तुम वहाँ रह सकते हो। वरिष्ठ और वशिष्ठ ने आर्या की तरफ देखा पर कहा कुछ नहीं। अबू सिम्हा ने सिर हिलाया और जाने लगा। तभी आर्या ने कहा, अबू सिम्हा। अबू सिम्हा पलटा और उसने आर्या की तरफ देखा। आर्या उसके पास आई। उसने कहा, ये मत समझना कि अगर हम तुम्हारी हर हरकत बर्दाश्त कर रहे हैं तो हम तुम्हें माफ़ कर चुके हैं या फिर हमें तुम पर फिर से भरोसा हो गया। तुम इस घर में हो क्योंकि अभी मैं इस छोटे से मैटर में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती। अगर मुझे जरा भी भनक लगी कि तुम इस बार भी कुछ करने आए हो तो। इतना कहकर उसने एकदम कदम और बढ़ाया और अभय सिम्हा के बिल्कुल पास आकर उसने कहा, इस जंगल में तुम्हें ऐसी जगह जिंदा गाड़ दूंगी जहां तुम्हारे फरिश्ते भी तुम्हें ढूंढ नहीं पाएंगे। पुलिस वाले होंगे तुम अपने घर पर, यहाँ पर सिर्फ मैं हूँ और डर मुझे सिर्फ उनसे लगता है जिन्हें मैं खोने से डरती हूँ। एंड यू आर नॉट माई फियर, अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। इतना कहकर वो आगे की तरफ निकल गई। वरिष्ठ और वशिष्ठ भी अपने कमरे की तरफ चले गए। उनके जाते ही अबू सिम्बा ने गहरी सांस ली। अबू सिम्बा उस तरफ पलटा जिस तरफ आर्या गई थी। फिर उसने खुद से कहा, डैम गर्ल, 1 मिनट के लिए इसने मेरे दिल की धड़कन बंद कर दी थी। फिर वो मुस्कुरा दिया। उसने कहा, डोंट वरी आर्या, इस बार हमारी मंजिल एक है, बस रास्ते अलग है। इतना कहकर उसने अपना सिर झटका और अपने कमरे की तरफ चला गया। सरकार ने अपना फ़ोन उठाया और एक फ़ोन मिलाया। उधर से फ़ोन पिक होते ही सरकार ने कहा, बॉस, एक बुरी खबर है। बॉस ने कहा, जानता हूँ मैं, वो आदमी को एलिवेटर से आर्या बचा कर ले गई और अब वो आदमी गायब है हॉस्पिटल से। सरकार ने कहा, आर्या ने ही उस आदमी को गायब करवाया होगा। उसका वो आदमी मलिक उस आदमी के कमरे के बाहर अपने लोगों को लेकर खड़ा रहा।
जैसे ही वो खतरे से बाहर आया वो उसे लेकर गायब हो गए। बॉस ने कहा, उसे जल्द से जल्द ढूंढो, अगर उस आदमी ने मुंह खोल दिया तो तुम कहीं के नहीं रहोगे सरकार। आर्या तुम्हें जिंदा जला देगी। 22 साल पहले की सच्चाई किसी भी कीमत पर सामने नहीं आनी चाहिए। सरकार ने कहा, अगर आर्या ने उस आदमी को पहचान लिया हो तो हम क्या करेंगे? बॉस ने तेज आवाज में कहा, पागल हो गए हो क्या तुम? सरकार, जो भी हुआ उस वक्त आर्या बस 3 साल की थी, उसे कैसे याद रहेगा सब? बेवकूफ़ मत बनो और चुपचाप उस आदमी को ढूंढो। सरकार ने कहा, उस लड़के ने अगर एलिवेटर को सही ढंग से ख़राब किया होता तो वो आदमी मारा जा चुका होता। बॉस ने कहा, वो लड़का अपने काम में कभी गलती नहीं करता, ये बात तो तुम भी जानते हो सरकार। इसलिए मैंने उस आदमी को एलिवेटर में मारने का इतना इम्पोर्टेंट काम उस लड़के को दिया था। अगर अभू सिम्हा और आर्या वहाँ पर नहीं आते तो वो उस आदमी को मार चुका होता। सरकार ने कहा, हमें आर्या का ध्यान भटकाना होगा। बॉस ने कहा, वो इंतजाम मैं कर चुका हूँ, ये काम भी वही लड़का करेगा, उस पर मुझे पूरा भरोसा है, तुम बस उस आदमी को ढूंढो। सरकार ने जी कहकर फ़ोन काट दिया। फिर वो कुछ सोचते हुए बाहर निकल गया। उसके जाते ही अधिराज दरवाजे के पीछे से बाहर निकला। उसने खुद से कहा, इसका मतलब उस आदमी का 22 साल पहले जो भी हुआ उसके साथ कुछ ना कुछ लेना देना जरूर है, और आर्या को पक्का सब याद है। तभी उसने उस आदमी को पहले बचाया और फिर छुपा लिया, और ये लोग उसे मारना चाहते हैं, और एलिवेटर वाला एक्सीडेंट इन्होंने ही किया। पर वो लड़का कौन है जिसने एलिवेटर वाला एक्सीडेंट क्रिएट किया? आइस। और कितनी सस्पेंस है इस स्टोरी में। इतना कहकर उसने एक गहरी सांस ली और फिर अपना फ़ोन निकाला और खुद से कहने लगा, आई हैव टू टेल आर्या। इतना कहकर उसने फ़ोन में एक मैसेज टाइप किया और आर्या को भेज दिया। फिर उसने खुद कहा, तुम जो कोई भी हो बॉस, तुम तक मैं पहुंच कर ही रहूँगा। सबने बहुत नचा लिया मेरे पापा को अपने इशारों पर, अब मेरी बारी है। देखते हैं कौन इस लड़ाई में जीतता है, तुम या फिर छोटे राणा साहब। इतना कहकर वो मुस्कुरा दिया। आर्या ने अधिराज का मैसेज पढ़ा और फिर उसने वरिष्ठ और वशिष्ठ के साथ बनाए ग्रुप में मैसेज किया, कम टू द डेन। और इतना कहकर वो अपने बाथरूम में घुस गई। वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा मिरर लगा हुआ था। आर्या ने अपना हाथ उस मिरर पर रखा और कहा, आयरन मैन। उसके इतना कहते ही मिरर शटर के ऊपर को खुल गया। आर्या झुककर उसके अंदर चली गई और उसने मिरर को फिर से बंद कर दिया। वहाँ पर 4-5 स्टेयर्स थी। उसने स्टेयर्स चढ़ी तो वहाँ पर एक बड़ा सा कमरा था। वहाँ पर सोफे, विंस बैग, बेड वगैरह सब लगे हुए थे। एक बड़ा सा वाइट बोर्ड भी वहाँ पर लगा हुआ था। एक तरफ एक ओपन किचन बना हुआ था और वहाँ पर एक फ्रिज भी रखा हुआ था। एक बड़ा सा टीवी भी वहाँ पर लगा हुआ था। आर्या वहाँ पर पहुँची तो वरिष्ठ और वशिष्ठ वहाँ ऑलरेडी थे। वरिष्ठ ने उसे देखते ही कहा, डेन, हमारे और तुम्हारे वाशरूम से सेम डिस्टेंस से जुड़ा हुआ है, फिर भी तुम लेट हो। आर्या ने कोई जवाब नहीं दिया और सोफे पर बैठ गई। वशिष्ठ ने कहा, आई कांट बिलीव कि हमने इतना बड़ा सीक्रेट आज तक अनिकेत दादा से छुपा रखा है। आर्य ने कहा, ये डेन हमने अपनी मेहनत से बनाया है, वरना तो ये आई साहब की लाइब्रेरी हुआ करती थी। वरिष्ठ ने कहा, पर यार हमें अपने पासवर्ड बदलने चाहिए। क्या मेरा पासवर्ड कैप्टन अमेरिका, वशिष्ठ का थॉर और आर्या का आयरन मैन? बच्चे थोड़ी हैं अब हम। वशिष्ठ ने कहा, भाई देख, जब तक किसी और को कोड पता नहीं चल जाते, मेरा तो यही कोड रहेगा। तू चाहे जो मर्जी बदल ले कोड को। वरिष्ठ ने आर्या की तरफ देखा तो उसने भी हाँ में सिर हिला दिया। वरिष्ठ ने कहा, अच्छा, तुमने इतने दिनों बाद डेन में क्यों बुलाया हमें? आर्या ने कहा, क्योंकि इस घर में भी भेदी है, अब वो सिम्हा है। वी कांट ट्रस्ट एनीवन। इसलिए मुझे अधिराज का मैसेज आया था। इतना कहकर उसने फ़ोन उन दोनों के पास दे दिया। वशिष्ठ ने मैसेज पढ़कर कहा, तो ये एलिवेटर कांड उन लोगों ने प्लान किया था, कोई हादसा नहीं था। वरिष्ठ ने कहा, फिर अभय सिम्हा ने क्यों नहीं बताया? आर्य ने कहा, हो सकता है उसे पता ही ना हो, या फिर वो बताना नहीं चाहता हो। छोड़ो तुम उसे, वो आदमी तो सेफ है ना। वशिष्ठ ने कहा, हाँ, मलिक उसे अपने सेफ हाउस ले गया है। जैसे ही उसे होश आएगा मलिक उसे यहाँ ले आएगा। वरिष्ठ ने कुछ सोचते हुए कहा, आर्या। आर्या और वशिष्ठ ने उसकी तरफ देखा। वरिष्ठ ने कहा, हमें पता है कि ये सब कौन है। आई मीन हम बता नहीं देते अधिराज और अनिकेत दादा को?
आर्य ने उसकी तरफ देखा तो वरिष्ठ ने कहा, वो हम लोगों की मदद कर रहे हैं, तो हम बता क्यों नहीं देते उन्हें कि हमें पता है कि बॉस कौन है। आर्य ने गहरी सांस ली। अब वो सिम्बा की नींद खुली तो उसे प्यास लगी हुई थी। उसने जग की तरफ हाथ बढ़ाया पर जग खाली था। उसने एक गहरी सांस ली और फिर वो उठ खड़ा हुआ। उसने जग उठाया और उम्मीदी आंखों से नीचे हाल की तरफ जाने लगा। वो बाहर पहुंचा ही था कि तभी उसने एक अजीब सी आवाज़ सुनी। वो चौंक उठा। उसने आसपास देखा, फिर वो सामने वाले कमरे की तरफ बढ़ा। उसने हल्के से दरवाज़ा खोला और वो अंदर चला गया। वो जैसे ही अंदर पहुंचा, वहाँ का नज़ारा देखकर वो चौंक उठा। उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ जग जोर से सामने की तरफ दे मारा। जग नीचे फर्श पर गिरकर चकनाचूर हो गया। आगे क्या मोड़ लेगी ये कहानी, जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।